आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं रतिका मेहरा। देश का जो अन्नदाता होता है वो देश को समृद्ध बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे सरकार के नेतृत्व में हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि और किसानों को जो है एक बहुत ही मजबूती दी जा रही है। और हम ये बात सभी जानते हैं कि जो हमारा जो ये देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम कृषि में होने वाले जो प्रयास हैं, जो बदलाव हैं, जो पिछले 8 सालों में जो ये बदलाव किए गए हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी चर्चा पे आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ बेनिफिशरीज। तो आइए सबसे पहले आपका उनसे हम तारुफ करवाते हैं। तो चलते हैं हमारे बेनिफिशरीज के पास। पहले आइए, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello ma'am, good morning. Myself Akansha Singh. I am expert here of soil science and I am SMS in KVK Ghaziabad. आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you ma'am. सर आप अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद यादव, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र, और आज मैं इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में बताइए। सभी आगंतुकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में पशु वैज्ञानिक तथा नोडल अधिकारी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती केंद्र। डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप अपने बारे में। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर जीपी पांडे, इंसेक्टिसाइड इंडिया लेवल जोनल मैनेजर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और सारे किसान भाइयों का स्वागत है जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं डीडी किसान में। और उसके विषय में जो महोत्सव आपका चल रहा है उसके विषय में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। या मैम नमस्कार, मैं रजनीश कुमार चौधरी, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से फिश फार्मिंग एंटरप्रेन्योर। मैं उपस्थित एक्सपर्ट्स और सब किसान भाइयों का और दूरदर्शन टीम का स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते मैम, मैं मंजू कश्यप दुहाई गाजियाबाद से और फिश फार्मिंग करती हूँ। यहाँ पर सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप एक बेनिफिशरी हैं। जी मैम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं हमारे सभी बेनिफिशरीज का जो कि हमारी जो सरकार की जो योजनाएं हैं और जो कृषि को लेकर जो बदलाव हैं और उनके जो ये प्रयास हैं और जो आप सब उन्हीं का जो फायदा उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ। कुछ आपके सवाल होंगे, कुछ हमारे एक्सपर्ट्स के सवाल होंगे और कुछ जवाब होंगे जो आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। करने से पहले आप सभी चाहते होंगे कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। बिल्कुल आप चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि आप बोल कर बताएं क्या आप चाहते हैं जी। तो इसीलिए आज हमारे बीच हैं प्रमोद लठ जी, जो कि आज हमें अपनी स्वरचित कविताएं सुनाएंगे और हम सभी उनकी कविताओं का आनंद लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। कवि हूँ, कविताई का काम करता हूँ, हंसने और हंसाने के प्रोग्राम करता हूँ। उपस्थित हैं यहाँ मेरे कई हजूर, मैं अपने हजूरों को प्रणाम करता हूँ। और हम भी आप सबको प्रणाम करते हैं और आपको भी। तो देखिए, किसानों का कार्यक्रम है, मैं भी किसान कवि हूँ। तो सरकार द्वारा हम किसानों को बहुत कुछ सौगातें दी गई हैं, तो उनमें से कुछ सौगातें मैं आपके सामने अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से रख रहा हूँ। सौगाते ही सौगाते मैं देखूं जिधर लखाऊं, सौगाते ही सौगाते मैं देखूं जिधर लखाऊं। किसानों को सरकार की मैं भी कहाँ लो सौगात गिनाऊं। सौगाते ही सौगाते मैं देखो जिधर लखाऊं। किसानों को सरकार की मैं भी कहाँ लो सौगात गिनाऊं। आज किसानों की दुनिया में, आज किसानों की दुनिया में खुशहाली की हवा बही। मिले फसल के उचित दाम हो, इनकम की भरमार रही।
खाद बीज सब मिले समय पर, जल बिजली हर बात सही। और ये जो मिले किसान निधि भाई, इसका कतई जवाब नहीं। रुपया 6,000 साल के मैं फ्री फंड में पाऊं। इस खेती को सरकार की मैं कह लो सौगात गिनाऊं। सौगाते ही सौगाते मैं देखूं जिधर लखाऊं। किसानों को सरकार की मैं भी कह लो सौगात गिनाऊं। ऋण की सुविधा ना कोई दुविधा, ऋण की सुविधा ना कोई दुविधा, महाजन कोई सताता ना। लाला जी की बही में अपना दूर दूर तक खाता ना। क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, हाथ तंग हो पाता ना। अल्प ब्याज पे लोन मिले है, घर से कुछ भी जाता ना। लाखों का ऋण बिन गारंटर मैं बैंकों से ले आऊं। किसानों की सरकार को दी मैं कहाँ तक सौगात गिनाऊं। सौगाते ही सौगाते मैं देखूं जिधर लखाऊं। किसानों को सरकार की मैं कहाँ लो सौगात गिनाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और प्रमोद जी, आपने तो सारी योजनाओं के बारे में ही हमें बता दिया अपनी कविताओं के माध्यम से, बहुत अच्छे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हमारी जो कृषि की योजनाएं हैं और जो बदलाव इन 8 वर्षों में किए गए हैं उसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव और 8 साल कृषि यात्रा। और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो कृषि की जो ये योजनाएं बनी हैं, जो ये बदलाव आए हैं और अब तक की जो ये कृषि की 8 सालों की यात्रा रही है उस पर। तो सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी अरविंद जी की कृषि के विकास के लिए जो किसान हेतु क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और पिछले 8 वर्षों में क्या क्या बदलाव हुआ है और जो यहाँ के किसान हैं वो इससे कैसे लाभान्वित हुए हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के धरातल पे कोई योजना चल रही है, उसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम करता है। साथ ही साथ ये हम लोग जो है कोई नए बीज आते या टेक्नोलॉजी है उसका जो है प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, किसानों जो कि डायरेक्ट ले अपने सीड के बारे में जानकारी मिल सके। और जब डेमोन्स्ट्रेशन लगाते तो उसके द्वारा सारे किसानों को एक दिन प्रदर्शन करा दिया जाता है और वहाँ पर सारे किसानों को खुद ही करके मतलब खुद करके सीखने का ये बहुत अच्छा माध्यम है डेमोन्स्ट्रेशन का। और प्रशिक्षण के माध्यम में साथ ही साथ बहुत बड़ी जो योजना चलती है उनके बारे में हम लोग किसान मेला भी यहाँ पर कराते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। और यहीं पर ही डॉक्टर प्रमोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ने जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत की है, तो कैसे देखते हैं इन 8 सालों के सफर को और भविष्य में इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं। हमारे भारत सरकार द्वारा ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी। और हमारे 8 वर्ष पूर्व हमारे प्राकृतिक खेती के बारे में कोई ज्यादा किसान भाई जागरूक नहीं थे। तो जब से केंद्र सरकार ने ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए, उससे काफी किसानों को उत्साहित हो रहे हैं तथा वो काफी जागरूक हो रहे हैं, जिसमें हम
किसान भाइयों को जितने भी प्राकृतिक खेती के स्तंभ है, जैसे गोमूत्र है, हमारा अग्निअस्त्र है, जीवामृत है, और जितने भी हमारे संगठक हैं सबके हम बनाने की विधियां बताते हैं और उनको खुद ही अपने हाथों से सिखाने की प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उसके बाद हमने किस प्रकार से हमारी जैविक खेती और रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती, इनका जब तक हम तुलनात्मक मूल्यांकन किसान के क्षेत्र पर नहीं करेंगे, किसान को नहीं दिखाएंगे, जब तक हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ जागरूक नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का क्या योगदान रहा है? नमस्कार मैम, यहाँ पर उपस्थित सारे किसान भाइयों को नमस्कार। जहाँ तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो हमारी कंपनी ने जो हमारा पूसा कैंपस न्यू दिल्ली है IRI के साथ में, हमने 17, 18, 19 3 साल लालपुर, सूदना और एक गांव और है उसको हमने अडॉप्ट किया था, जहां पर हम वेजिटेबल की खेती कैसे की जाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में उनको कैसे यूज करके वो केमिकल फर्टिलाइजर से दूर हो करके, क्योंकि डे बाय डे मृदा जो है वो कड़ी और जहरीली होती जा रही है बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, यार जो भी कह लीजिए उसको। आपसे हम जानना चाहेंगे कृषि विकास योजना का फायदा है वो किसान किस तरह से उठा रहे हैं? मैडम, मैं आपको ये पूरे की जो किसान वाली ये परंपरा बेनिफिट है फिश फार्मिंग से आपको मैं कोरिलेट करता हूँ जी। मैं क्योंकि फिश फार्मिंग एंटरप्रेन्योर भी हूँ। पिछले 8 साल में सरकार ने, भारत सरकार और स्टेट सरकार ने, हम बात करें 2015 से 2020 तक की, तो मात्र 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने डिसाइड किया। और अभी 2020 से 2025 तक ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि मेन उद्देश्य गवर्नमेंट का है कि किसानों की इनकम को डबल करा जाए। तो इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो 20,000 करोड़ की योजना स्टार्ट की है, इसमें तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स हैं और सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, जो मेल बेनिफिशियरीज है उनको 40% और फीमेल बेनिफिशियरीज को 60% तक की इसमें सब्सिडी भी दे रही है। और हमारे देश का अभी प्रोडक्शन तकरीबन 14 मिलियन मैट्रिक टन है और हमारा रिक्वायरमेंट 22 मिलियन मैट्रिक टन है। तो नेक्स्ट 10 इयर्स तक तो अभी हमारी कंट्री डिमांड सप्लाई पे ही, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग पे ही फोकस करेगी। तो मोदी जी का भी यही सपना है कि किसानों की आय डबल हो, उसके लिए फिश फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल, ये चाहेंगे किसानों को ज़्यादा उनकी मेहनत का फल मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक बेनिफिशरी हैं और आप फिशरीज और सिंघाड़े में काम करती हैं, तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को देखती हैं और आगे की क्या क्या संभावनाएं हैं? मैम, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब ये संपदा योजना निकाली है, योजना के तहत, तो पहले तो हम भी नहीं चाहते थे कि कोई महिला मतलब बाहर निकले और फिश फार्मिंग करे, लेकिन जब मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी महिला को इतना मान सम्मान दे रहे, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम फिश फार्मिंग और सिंघाड़े जैसे फसलों का मतलब कार्य करें और जो लाभ हमें योजना के तहत मिल सकता है हम उन योजनाओं का लाभ ले सके। जैसे कि हमारे रजनीश भाई ने बताया कि अभी जो प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत कुछ योजनाएं, काफ़ी योजनाएं निकली, करीब 25-26 योजनाएं, जिसमें पुरुषों को 40% सब्सिडी मिल रही और महिला को 60% सब्सिडी मिल रही। तो मैडम हम भी उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हम वो भी कार्य कर रहे हैं। हमें पहले इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब से कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा संपर्क हुआ है तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी सहयोग मिला है और हम आज इस काबिल भी हो चुके हैं कि हम आने वाले टाइम में और को भी ये सलाह दे सके कि फिश फार्मिंग कर सके। जी बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं, जैविक खेती क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस पर मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं इनमें से कौन जैविक खेती के बारे में मुझसे बात करना चाहेगा? जी सुभाष मलिक जी, आप बताइए। मैं सुभाष मलिक, मैं 3 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, 3.5 साल से, और इसमें बड़ा फायदा है क्योंकि हमारा जो खाना पीना है ये बड़ा प्रदूषित हो चुका है। हम पेट भरने के लिए नहीं, हमें खाना है अपनी हेल्थ के लिए और उसके लिए खाना है। मैं 40 तरह की सब्जियां उगा रहा हूँ और सुपर फूड कैटेगरी की मेरे पास सब्जियां हैं ऑर्गेनिक जी। स्विस चार्ड है, सैलरी है, पार्सले है, लेटूस आइसबर्ग है और एरोगुला है। ये सारी चीजें मैं उगाता हूँ और इनका मार्केट बड़ा अच्छा है दिल्ली में
वहाँ पर भी सेल करते हैं। मैंने अपना एक आउटलेट बनाया है राजनगर में। अच्छा, मेरी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां वहाँ जाती हैं और वहाँ से मैं सेल करता हूँ उन्हें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही सवाल मैं डॉक्टर प्रमोद आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये जैविक उत्पाद हैं या प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं, इनकी बिक्री को किस तरीके से अपनाए जाते हैं जिससे कि मानव के स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। ये मैडम, चूंकि प्राकृतिक और जैविक खेती के हमारे जो उत्पाद है उसके लिए हमें बिक्री की थोड़ी सी अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी और प्रयास गवर्नमेंट द्वारा भी किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे किसान उत्पादक संगठन है, एक हमारा जैविक केवल और प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैविक किसान उत्पादक संगठन के रूप में विकसित करके उसके माध्यम से बिक्री की जा सकती है। जैसे अभी हमारे और किसान भाइयों को हमने और प्रोत्साहित किया है कि वो अपना, चूंकि सबसे पहले जैविक उत्पाद आप तभी जैविक के रूप में बिक्री कर सकते हैं जबकि उस पर पंजीकरण हो, और बिना पंजीकरण के केवल विश्वास के आधार पर जैविक उत्पादों का वो मूल्य नहीं मिल पाता। कुछ महिलाओं का हमने पोषण के दृष्टिकोण से डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की कुछ महिलाओं का हम केवल जैविक उत्पाद समूह व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके जैविक के रूप में हम सभी जो भी सूचनाएं हैं व्हाट्सएप करते रहते हैं, और महिलाएं और फार्मर्स भी उसमें जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। और महिलाओं की बात आई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2023 को जो है हमारे 2023 को हमारा ये मिलेट ईयर घोषित किया गया है, और ये सरकार की जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके मोटे अनाज का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, मोटा अनाज तो हर किसी के लिए बहुत हेल्दी है। आज के टाइम में सभी लोग गेहूं और धान पे ही बस डिपेंड करते हैं, वो वही उगा भी रहे हैं और लोग वही खा भी रहे हैं, क्योंकि वो खाने में स्वादिष्ट भी है और इजीली उत्पादन उसका किया जा सकता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते, पुराने समय में हमारे जितने भी पूर्वज थे वो सब मिलेट्स पे ही डिपेंड करते थे। हमारे यहाँ पहले गेहूं की रोटी तो तब बनाई जाती थी जब कोई मेहमान घर पे आता था, या फिर जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, तब वो चावल और गेहूं का इस्तेमाल करते थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1960 के दशक में जब हमारे साइंटिस्टों ने हाइब्रिड वेराइटी ले आया गेहूं और चावल की, तो लोग इसे परस्पर खाने लग गए। बट वो ये भूल गए कि जो मिलेट्स जो कि हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उससे इग्नोर कर दिया उन्होंने, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि उनकी पैलेटेबिलिटी कम है, मतलब खाने में टेस्टी नहीं होते। इसी वजह से लोगों ने उसको मतलब डाइवर्ट हो गए उससे। बट आज के टाइम में क्योंकि आप देख रहे हो हर दूसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और सारी प्रॉब्लम्स है, तो मेरा यही मानना और सजेशन भी है, जैसे कि गवर्नमेंट का भी ये कहना है, बच्चों में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी है, उस सब से उभरने के लिए हमें मिलेट्स पे जाना ही चाहिए। और मिलेट्स के आजकल बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इवन हमारे केवीके में भी हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के उनको लोगों तक सप्लाई करें, जैसे बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, तो वो पैलेटेबिलिटी भी बढ़ाते हैं। एज वेल एज आजकल हम किसानों को एमएसपी भी गवर्नमेंट जो है उन मिलेट्स पे बढ़ा रही है, जिससे कि क्या होता है कि किसान को जो पहले रिटर्न मिलेट्स पे नहीं मिलता था, आज के समय में वो मिल सकता है। इसलिए मिलेट्स का एरिया भी कुछ इंक्रीज। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि अगर हम जितना हेल्दी खाएंगे उतना ही हम हेल्दी भी रहेंगे। और अब आगे बात करते हैं मछली पालन की। तो मछली पालन के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे उद्यम हैं जो अपनाए जा सकते हैं, तथा मत्स्य पर्यटन को कि आगे आप किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं? तो इस पर मेरे साथ कौन जुड़ना चाहेगा मछली पालन पे? जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी। मैं बायोफ्लॉक में पालता हूँ, जिसे हम कम जमीन में और डाइवर्सिटी में मतलब कम जमीन में हम ज्यादा मछली का उत्पादन कर सके। तो मैं बायोफ्लॉक टैंक में मछली पालता हूँ, साथ में मैं पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहा हूँ, और कुछ पोल्ट्री फार्म के जो यूजलेस प्रोडक्ट होते हैं वो हम मछली में यूज कर लेते हैं, तो उससे हम मछली का हम प्रोडक्शन भी इजीली कर रहे हैं और कम पानी में हम प्रोडक्शन भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये जो हमारी चर्चा है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत और बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव और 8 साल कृषि यात्रा के। और अब हम बात करने वाले हैं पिछले 8 सालों में कौन कौन सी ऐसी नई टेक्निक्स हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में आई हैं, और क्या क्या ऐसे वैल्यू एडिशंस किए गए हैं, और युवाओं को इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहेगा। जी
आप अपने बारे में बताइए सबसे मैं पहले। संजीव गुप्ता हूँ और मैंने न्यू स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें और इनोवेशन भी करी है, जो कि पेड़ पे चढ़ने की एक डिवाइस बनाई है जो कि भारत की अपनी विकसित है। हमें पेटेंट भी मिला है पिछले 8 सालों में और इस मशीन से काफ़ी लोगों को हार्वेस्टिंग करने कोकोनट पे का बेनिफिट हुआ है और इससे न्यू इनोवेशन, और जैसे एक गन्ने के ऊपर भी हमने एक इनोवेशन करी है कि बड चिपिंग का नर्सरी अपनी लगा सकते हैं और उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमने मैकेनिकल डिवाइस बनाए हैं ताकि लेबर की जैसे शॉर्टेज हो रही है उस तरह न्यू यंग फार्मर्स भी और उनके बच्चे भी इस न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट करके अपने को प्रमोट कर सकते हैं। एंड उससे न्यू जैसे जैसे मोबाइल की एडवाइसमेंट आई है उसी तरह न्यू मशीनरी से दे कैन एनहेंस देयर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सो आई फील दिस इज द बेस्ट वे। तो अभी तक ये जो आपने बताया बर्ड चिपिंग के बारे में और जो आपने जो अपनी मशीन के बारे में बताया जो पेड़ चढ़ सकते हैं कोकोनट का, तो उससे अभी तक किस तरह से फायदा हुआ है और किन किन लोगों को फायदा पहुंचा है? मैम उससे ये देखिए ना कि जो गांव की महिलाएं थी वो भी कम से कम जो शहरों में डिफरेंट लाइन में जा रही थी वो उनको बहुत प्रोत्साहन मिला है। वो घर में अपने माँ बाप के लिए कोकोनट तोड़ के उसको टेंडर कोकोनट जैसे बोलते हैं उसको एक अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं और उनको एक सबसे एडवांटेज है कि दे कैन बी रिटेन इन द विलेज ओनली और उससे हमें काफ़ी मतलब उन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह कन्वर्ट भी करा उन्होंने एंड दे हैव इंक्रीज देयर इनकम आल्सो। और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो किस तरह का बेनिफिट रहा है? कॉस्ट में देखिए एक इंडियन मशीन है और उसमें हमेशा इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं कि जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़े। भारत की अपनी प्रोडक्ट है जिससे उनको मतलब दे हैव इंक्रीज देयर इनकम, मैं ये कहूंगा दैट इज द बेनिफिट और वही हमें चाहिए दैट इज सफल भारत बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं गन्ना किसान हूँ। पहले हम प्राकृतिक रूप से केवल गन्ने की खेती करते थे, तो अब धीरे धीरे हमने अपने गन्ने से अपने उत्पाद बनाने शुरू किए हैं। गन्ने से हमने गुड़, शक्कर, खांड, सिरका बनाया और इस साल हमने और अपने प्रोडक्शन की वैल्यू एडिशन किया। हमने गुड़ की मिठाइयाँ तैयार की और मार्केट में उसकी बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हमने गुड़ से गुड़ तिल के लड्डू, गुड़ अलसी के लड्डू, गुड़ नारियल के लड्डू, गुड़ गोंद के लड्डू। इतना सारा मीठा खिलाएंगे तो डायबिटीज नहीं हो जाएगी? अरे डायबिटीज तो तब होगी जब आप लोग चीनी खाएंगे, गुड़ खाने से कभी डायबिटीज नहीं होती। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहती हूँ। जी जी, तो अभी हमने अपने गुड़ से जो प्रोडक्ट बनाए हैं इसमें गांव की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उससे हमने मदद ली और वो महिलाएं अलग अलग सहायता समूह हैं तो वो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में इसकी इतनी अच्छी डिमांड आ रही है कि जो एक बार खाता है वो कहता है कि वास्तव में खुद अच्छा है। इस दिवाली पे हमारे लगभग 5 क्विंटल मिठाइयाँ हमारी सेल हुई हैं। बिल्कुल, और हम भी इसे टेस्ट करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के जो 8 साल में ये जो बदलाव आए हैं, जो वैल्यू एडिशंस किए गए हैं, न्यू टेक्निक्स आई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हमारी कोशिश ये है जितने भी छोटे किसान हैं, चाहे वो एग फार्मिंग में है, चाहे वो आपका डेयरी फार्मिंग हो गया, चाहे वेजिटेबल फार्मिंग हो गया, जो छोटे किसान हैं दरअसल क्या है वो मंडी नहीं जा पाते हैं, उनको मूल रूप से वो जो उचित रेट है वो नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि जितने भी छोटे किसान हैं, चाहे वो एग फार्मिंग है, हम क्या करते हैं उनके साथ जुड़ के उनकी वहीं से ही हम उनको माल उनसे लेते हैं, उनको उचित मंडी से दाम ऊपर देते हैं। उसके बाद जितने भी मॉडर्न रिटेल चेन्स जो दिल्ली एनसीआर में वर्किंग कर रही हैं उनको एक मॉडर्न ट्रेड में आगे उसको सेल आउट करते हैं। इससे किसान को भी फायदा होता है, जो उसको मूल रेट नहीं मिल पाता मंडी में वो उसे घर बैठे मिल जाता है। मेन चीज़ हम इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और नई टेक्निक्स की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो एक और नई टेक्निक्स है, वो है ड्रोन की। तो इस पर मैं डॉक्टर प्रमोद आपसे जानना चाहूंगी कि जो ड्रोन की जो ये टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इसका फायदा जो है किसान लोग उठा रहे हैं? हाँ मैम, चूंकि ड्रोन हमारी बिल्कुल ICT बेस्ड नवीनतम कृषि तकनीक है कि जिस प्रकार से हम जो भी कृषि रसायन है या प्राकृतिक रसायन है उनका जब स्प्रे करते हैं तो हमारे जो अवशिष्ट हानिकारक प्रभाव है तो वो ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी हमारी श्रम की प्रॉब्लम है, लेबर प्रॉब्लम हमारे गांव में हो रही है जिससे कृषि कार्य के लिए उचित मिलते नहीं। तो उनके विकल्प के तौर पे हमारा जो नवीनतम कृषि तकनीक और संचार तकनीक का दोनों का समन्वय है, ये कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा ड्रोन है, जिससे कि हम ड्रोन की सहायता से हम एरियल स्प्रे कर सकते हैं और कम संख्या में, कम मात्रा में
उसका केमिकल से हम ज़्यादा एरिया को स्प्रे कर सकते हैं। तो ड्रोन जो है इस मामले में चूंकि एक सटीक जो है प्रयोग होता है और उसमें हमारा कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं रहती कि जिससे कि उसका रासायनिक प्रभाव दुष्परिणाम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब जानना चाहेंगे, आप नेट हाउस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो किस तरह का है ये, आप हमें पहले तो समझाइए कि ये होता क्या है और किस तरह से आप इस पे काम करते हैं। नेट हाउस एक इस तरह की फार्मिंग है, मैं कैप्सिकम की खेती कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। उससे पहले मैंने चाइनीज खीरा बोलते हैं उसकी खेती की थी। ओके। और ये खेती काफी अच्छी इनकम की, कम जगह में अच्छी इनकम की खेती है। मैं 3 एकड़ में करता हूँ उसको। और इसमें गवर्नमेंट की भी, सरकार की तरफ से भी काफी सब्सिडी है इसमें, जिसमें 50% की सब्सिडी है। किसान को उसमें 25% लगाना पड़ता है, 25% बैंक का जो फाइनेंस है वो वापस करना पड़ता है, और 50% जो है वो सब्सिडी के रूप में वापस हो जाता है। तो किसान को फायदे तो हैं इन चीजों में, और हमारी सरकार को इसमें बढ़ावा देने के लिए और थोड़े से प्रयास करने चाहिए। वो इस तरह के हैं कि भी सब्सिडी टाइम पे मिल जाए किसान की, तो सारे काम उनके सब ठीक अच्छी तरह से चलेंगे जी। और जबकि ये खेती ऐसी चीज है, येलो और रेड कैप्सिकम की जो मैं कर रहा हूँ, मार्केट में काफी महंगी जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे अब हम ये जानेंगे कि डेयरी संसाधन में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आगे इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, सचिन त्यागी, और मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, और प्लस में देसी मुर्गी पालन मेरा। और भविष्य में देखो सब चीज की जरूरत है, लेकिन पैदा जो दूध है ना, दूध को जो बच्चा पैदा होगा उसे दूध चाहिए। कोई भी चीज है, इतनी इसकी जितनी जरूरत है इतनी किसी चीज की नहीं है। और कि ये किसान इसे सब कर नहीं दे, बाकी प्रॉफिट में काफी है, लेकिन थोड़ा मेहनत है, थोड़ा तकनीकी से भी करना पड़ता है। जैसे पहले मैं करता था तो उसमें इतनी कम बचत हो रही थी, फिर डॉक्टर साहब से मिला, इन्होंने थोड़ा सा मेरे को बताया भैया आप ऐसे ऐसे कीजिए, तो उसमें काफी वो हो गया। बाकी प्लस में मैंने क्या ये कड़कनाथ का, तो कड़कनाथ का भी मेरे फिर डॉक्टर साहब ने इन्होंने कराया है, लेकिन वो अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आगे की आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? संभावना देखो इसमें तो है ही है, इसमें तो कमी है नहीं, लेकिन करना है, मेन चीज है कि करने वाला चाहिए। बिल्कुल, जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ हम देख रहे हैं एक अनुभवी किसान हैं जो कि हमें अपने अनुभव के बारे में बताएंगे और हमें पारंपरिक खेती के बारे में हमें बताएंगे। हम लोग जो पुरानी खेती अब तक करते आए, अब जो है भाई कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों के सलाह पे जो है अब जैविक खेती करने की कोशिश करेंगे। हैं, इसमें फायदा होगा नहीं होगा वो तो बात की चीज है। हैं, अच्छा, और क्या किसान की जो मजबूरी है हर तरीके की जो है, गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है, बहुत दे रही है। अब जैसे क्रेडिट कार्ड है, हम लोग पहले जो है भाई हमारे जो बुजुर्ग है आमतौर बड़ियों से पैसा ले लेते थे, ठीक है नहीं, अब हम लोगों के क्रेडिट कार्ड बन गए हैं, वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम ब्याज पे पैसा मिल जावे। और अपनी मिट्टी से जुड़ना तो बेहद जरूरी होता है। मिट्टी की बात हो रही है तो मिट्टी से जुड़कर जो हमारे किसान हैं वो फसल उगाते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। और ऐसे ही एक मिट्टी से जुड़े हमारे साथ इस वक्त है प्रमोद लट जी, और इससे पहले भी हम उनकी कविताओं का आनंद ले चुके हैं, तो एक बार फिर मौका आया है उनकी कविताओं का आनंद लेने का। तो चलिए मिलते हैं प्रमोद जी से। प्रमोद जी, अब क्या आप लेकर आए हैं अपने झोले से हमारे लिए कविता? तो मेरे पास वैसे तो बहुत कुछ है पर मैं विषय के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा बंधा हुआ हूँ। अच्छा। ये मेरा विषय नहीं, मेरा मंच नहीं है। अभी मैडम ने मिट्टी की जांच की बात करी। हाँ जी। तो यहीं से बात शुरू करता हूँ। मैं अपने किसान भाइयों को 4 पंक्तियों के माध्यम से सलाह देता हूँ कि झूठ तो है असत, सांच बहुत जरूरी है, जीवन में हवा पानी आँच बहुत जरूरी है, कम लागत मेहनत में अच्छी पैदावार मिले इसके लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। धन्यवाद डीडी किसान चैनल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। हमारे सभी जो भी किसान भाई हैं, हम उन सभी को सलाम करते हैं। जी हाँ, और लक्ष्य तो हर कोई बनाता है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने का जो दृढ़ संकल्प है वो भी होना बेहद जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास ही हैं जो कि हमारी कृषि के क्षेत्र में ये जो क्रांति आई है, जिस तरह से हमारे जो नौजवान हैं उन्हें नए नए रोजगार मिल रहे हैं, साथ ही जो हमारे ये किसान भाई हैं, ये कृषि
कृषि की जो नई तकनीकें हैं उन्हें अपनाकर नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बदलते भारत की शान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। पशु को सूखी खांसी या सांस लेने में हो कठिनाई, पशु के वजन या दूध उत्पादन में कमी दे दिखाई, बुखार के साथ साथ बढ़े ना संक्रमण, ट्यूबरक्लोसिस का कैसे करें नियंत्रण। देखिए पशुओं में ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे डीडी किसान पर। किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए, नई टेक्नोलॉजी, एग्री स्टार्टअप और एफपीओ के लिए, उर्वरकों और प्राकृतिक खेती के लिए। निकलेगा क्या क्या जब खुलेगा बजट का पिटारा। बजट 2023 और 24, गांव और किसान, 1 फरवरी सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।